तो तमाम लोग शौक जता रहे हैं इस फैसले पर, इस स्टेटमेंट पर, लेकिन उनकी काम की सभी ने सराहना की है। और जब क्रेडिट पॉलिसी आई थी उस वक्त रघुराम राजन से जब ये सवाल किया गया कि उन्हें दूसरा टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। You know, I have a prepared statement on that. As far as the question of my continuing in this position after September 4th goes, it would be cruel of me to spoil the fun the press is having with all its speculation. I am personally intrigued by all the letters I'm supposed to have written. Seriously, in all such cases, a decision is reached after discussion between the government and the incumbent. I'm sure you will know when there is news. I cannot do better than point you to the statements of the Finance Minister and the Prime Minister on this. That's all I have to say. तो रघुराम राजन ने उस समय तो काफ़ी एक हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया कि वो मीडिया में चल रहे स्पेकुलेशन का फन जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, अभी ये खुलासा करके कि दूसरे टर्म को लेकर वो क्या सोचते हैं। और उन्होंने ये भी साफ किया कि ये सीधे तौर पर आरबीआई गवर्नर कौन होगा ये सरकार का फैसला होता है, इसमें वो कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो तमाम अटकलें थी उनको शांत करने की कोशिश की है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने पुराने पसंदीदा क्षेत्र एकेडमिक्स में लौटना चाहेंगे, जिससे वो शुरू से जुड़े रहे हैं। लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहेंगे। तो 4 सितंबर को आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2013 में उनकी नियुक्ति हुई थी और पिछले दिनों एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए, उनकी नीतियों को मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस के खिलाफ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अब बेरोजगारी बढ़ी है, रघुराम राजन की नीतियों से बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने देश के लिए नुकसानदायक बताया रघुराम राजन को। तो ऐसे गंभीर आरोपों के बाद माना जा रहा था कि रघुराम राजन काफ़ी आहत हैं, काफ़ी हर्ट हैं, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी और समय आने पर इस चुप्पी को तोड़ने की बात कही थी। और आज आरबीआई स्टाफ को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ कर दिया है कि वो दूसरे टर्म के लिए इच्छुक नहीं है। और तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं इसको एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत शॉकिंग है, दुनिया में किस तरह का संकेत जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया आगे उस पर क्या असर पड़ेगा। इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश भी जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये स्टेटमेंट जो है आरबीआई गवर्नर का कैसे देखा जाए? अगर अपने इकोनॉमी की बात की जाए, मार्केट की बात की जाए, क्या असर होगा, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ये अप्रत्याशित फैसला है। जिस तरीके से लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान आरबीआई गवर्नर ने जिस तरीके से संकेत दिए थे, उन्होंने कुछ भी खुलकर नहीं कहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उन लोगों की खुशियों को पे कोई कुछ इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहता, उसको खत्म नहीं करना चाहता जो लोग कयास लगा रहे हैं। खासकर उन्होंने मीडिया की तरफ इशारा किया था। लेकिन इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ में सरकार के लिए भी सफाई देना मुश्किल होगा कि आखिर जिस तरीके से माहौल क्रिएट हुए पिछले 1-2 महीने के दौरान हमने देखा, सुब्रमण्यम स्वामी की चिट्ठी आई, उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद एक आरटीआई के जरिए ये भी आरबीआई ने बताया, आरबीआई के सामने जो आरटीआई दिया गया था जिसमें इनकी नागरिकता को लेकर सवाल पूछे गए थे, उसको भी क्लियर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस तरह से बनती जा रही थी, इस तरह के माहौल बनते जा रहे थे कि जिसको लेकर रघुराम राजन शायद उन्होंने सोचा होगा कि अब उन्हें आरबीआई गवर्नर के पद पे नहीं रहना चाहिए। इस तरह की चीज़ें बनी। लेकिन ये भी उन्होंने इस चिट्ठी में कहा है कि सरकार के साथ उन्होंने बातचीत की है, अपने फ्यूचर एजेंडे के बारे में बताया है, वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में लौटना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो देश की सेवा की जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी देश को, वो आगे आएंगे, देश की मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह के पॉलिसी जो उन्होंने शुरू किए हैं, चाहे वो बैंकों का जो बैलेंस शीट है उसकी सफाई की बात हो, स्मॉल बैंक की बात हो, इसके अलावा जो मुद्रास्फीति को लेकर उन्होंने जो उम्मीद जताई है, उन्होंने कहा है कि
जो नए गवर्नर बनेंगे, उम्मीद है कि इस पूरे पॉलिसीज को, डेवलपमेंट की इस एजेंडे को आगे लेकर बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे रघुराम राजन ने इन खबरों पे विराम तो जरूर लगा दिया है कि अगले आरबीआई गवर्नर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इन सब के बीच में हमें ज़रूर देखना चाहिए कि जिस तरीके के माहौल बने, ग्लोबल कम्युनिटी में उसके किस तरह के संदेश जाएंगे। आपको ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो इंडिया इंक है, कॉरपोरेट्स ने गवर्नर का काफ़ी फेवर किया, रघुराम राजन के सपोर्ट में एक मुहिम चली, चिट्ठियां लिखी गई, ऑनलाइन कैंपेन हुए, कई तरह के ऐसे मैसेजेस देने की कोशिश की गई कि और ये साबित करने की कोशिश की गई कॉर्पोरेट जगत के जरिए कि आरबीआई गवर्नर की जो पॉलिसीज है लॉन्ग टर्म में देश हित में है, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए काफी बेहतर है और उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच में जब ये प्रकाश आपसे बात एक्सचेंज रेट होना बहुत जरूरी है और रघुराम राजन के होने से लोगों को ये विश्वास है कि इकोनॉमी वेल मैनेज है, खास करके सेंट्रल बैंक के साइड से। आगे जो आ रहा है, ब्रिटेन का एग्जिट हो रहा है, ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल है, हमारी अपनी मॉनसून उसका पता नहीं है कि कब आएगा, तो ये बहुत सारी अनसर्टनिटीज हैं जो इकोनॉमी को अस्थगित कर सकते हैं। इस वक्त रघुराम राजन का जाना बहुत हानिकारक है। हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव की वजह से, क्योंकि सुब्रमण्य स्वामी और रघुराम राजन का काफी मसला चल रहा है, इसके ऊपर क्या कुछ कहना आपको? बिल्कुल, ये तो सही है। वो सुब्रमण्यम स्वामी 2 महीने से लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं जो बिल्कुल नाजायज हैं। और रघुराम राजन जैसे शख्स जो हैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, जारी है कि उनको ऐसा ठीक नहीं लगा। कहीं ना कहीं काफी नुकसान, रघुराम राजन जाने के बाद काफी कुछ नुकसान होगा। जरूर, मेरे राय में तो बहुत नुकसान होगा। अब जब मार्केट्स खुलेंगे मंडे को तो देखा जाएगा कि क्या होगा। मैम, रघुराम हैड गिव अ स्टेटमेंट। तो ये पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत ही शॉक्ड महसूस कर रही है प्रकाश। और अभी आपने सुना मीरा सान्याल भी कह रही थी कि इस वक्त रघुराम राजन का जाना बहुत अच्छा संकेत नहीं है, बहुत अच्छा नहीं होगा देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और रघुराम राजन ने जो लेटर लिखा है वो भी आपको दिखा देते हैं। उसमें उन्होंने थैंक्स किया है अब पूरे स्टाफ को, जैसे ही मेरा कार्यकाल खत्म होगा वैसे ही ये पद छोड़ दूंगा और शिक्षा के क्षेत्र में लौट जाऊंगा। जब भी देश को मेरी ज़रूरत होगी तब मैं देश की सेवा के लिए मौजूद रहूंगा। रघुराम राजन ने अपने लेटर में ये बातें लिखी हैं। उन्होंने विराम लगा दिया है, तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही शॉक्ड स्टेज में छोड़ दिया है इंडस्ट्री को और एक्सपर्ट्स को। तमाम तरह से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें लोग यही कह रहे हैं कि इस वक्त रघुराम राजन का जाना सही नहीं है। बहुत ऊंचाई तक लेकर आए हैं भारतीय इकोनॉमी को वो। प्रकाश, आपने सुना भी, मीरा सान्याल ने भी कहा और इससे पहले भी तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते रहे कि रघुराम राजन का इस वक्त जाना ये बहुत अच्छा नहीं है भारतीय इकोनॉमी के लिए। आपको लगता है कि बहुत बड़ा दबाव होगा सरकार के ऊपर अब? जी बिल्कुल, आपने इस बात को भी ध्यान में रखा होगा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि रघुराम राजन पे जो भी फैसला होगा वो मीडिया के दबाव में नहीं होगा और मीडिया के पसंद के हिसाब से नहीं होगा। सरकार उस पर नजर रख रही है और ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री रघुराम राजन को काफी पसंद करते हैं। इन सब के बीच में ये भी ध्यान रखना होगा कि जब रूपी की जो स्टेबिलिटी थी उसमें काफ़ी अस्थिरता थी, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, इकोनॉमिक की जो हालत थी, रघुराम राजन उस वक्त आए थे और अभी जो हालत है धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी जो है पटरी पर लौट रही है, कमोबेश जो स्थितियां हैं मजबूत हो रही हैं। तो ऐसे केस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ट्रैक पर लौट रही है और ऐसे में रघुराम राजन का जाना जाहिर तौर पे सरकार के लिए एक चुनौती तो है कि इस पूरे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई से सरकार किस तरीके से। चलिए, बाला सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं, प्रकाश उनसे बात करते हैं, एमडी बिरला म्यूचुअल फंड। बाला सुब्रमण्यम, बहुत स्वागत है आपका। रघुराम राजन के इस बयान को कैसे देखते हैं कि वो एकेडमिक्स में लौटना चाहते हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया कि वो दूसरे टर्म के लिए इच्छुक नहीं है। Correct. I saw the information that message has come from governor to all the employees. I think जो expectation जो था, I think from the market point of view, even as a fund managers and from the broad economic perspective, जो expectation था राजन का, I think जाना शायद नहीं होगा। Now that has come, I think the way one has to look at it, जो राजन के पीरियड लास्ट 3 साल में जो काम किया हुआ, mainly around controlling, putting some process, putting inflation
as one of the target say variable to look at. And वो basis पे budget में भी I think we brought in ownership in terms of targeting inflation on the area. Second on currency जो stability जो आया हो actually especially in building up the currency reserves, जो policy framework last 3-4 साल से जो बदल किया हुआ है, I think all of them जी। actually are putting actually a strong हमारे साथ foundation. हर्ष मारीवाल हैं, चेयरमैन अमेरिको। सर बहुत स्वागत है आपका। आरबीआई गवर्नर के इस बयान को सर कैसे देखते हैं? अभी एक तरीके से तो शॉक ही आया, क्योंकि अभी तक तो क्वाइट रहे थे 1-2 महीने से, तो मुझे ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा ना कर देंगे। तो यू कैन से इट्स लिटिल बिट ऑफ अनप्लेजेंट सरप्राइज। जी सर, आपको लगता है कि पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर हमला बोला है, उससे वो काफ़ी हर्ट थे, काफ़ी आहत थे, और आज जो उन्होंने बयान दिया है उसके पीछे वो भी एक बहुत बड़ी वजह है? मालूम नहीं पड़ता वो तो क्या उससे हुआ है कि उस खुद ऐसे जाना है उनको एकेडमिक की तरफ से, वो तो मुझे मालूम नहीं है, वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन है। मगर ये सब क्रिटिसिज्म का इम्पैक्ट हुआ होगा मेरे हिसाब से। जी, अभी आप क्या देखते हैं ये जो फैसला है, जो स्टेटमेंट आया है, इसके बाद बाजार पर, भारतीय इकोनॉमी पर किस तरह का असर या किस तरह का प्रभाव? थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा टेम्पररी, मगर मेरे हिसाब से वो इतना सीरियस नहीं होगा कि हमको इतना इम्पैक्ट होगा। जी सर, ये बहुत सारे आरोप जो लगे, रेट कट को लेकर हमेशा दबाव रहता था रघुराम राजन के ऊपर, और इससे लेके एक बड़ा सवाल खड़ा किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। आपको लगता है कि गुंजाइश थी और वो नहीं किया रघुराम राजन ने, या उन्होंने बेस्ट किया? नहीं, ये तो क्रिटिसिज्म तो होना ही है, कोई भी पब्लिक पोस्ट में होगा तो क्रिटिसिज्म होगा, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म करता रहेगा। तो एक तरीके से वो सीनियर पोजीशन में होने के नाते हमको इससे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पॉजिटिव आते हैं, कहीं नेगेटिव आते हैं। कोई भी आदमी पॉपुलर होता है, तो फिल्म स्टार होता है, कोई भी ज्यादा, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन आते रहते हैं जी। तो उससे हमें वी शुड नॉट लूज आवर ओन करेज ऑफ आवर कन्विक्शन, यू नो। जी सर, एक उपलब्धि जो कही जाती है, अचीवमेंट कहा जाता है रघुराम राजन का, वो ये कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए वो काफ़ी कारगर रहे। आपको भी लगता है? अभी तक तो अच्छे रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया, तो उन्होंने एक तरीके से पॉलिसी की थी, उसका क्रिटिसिज्म आया, क्योंकि कई लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम ही कर देंगे, मगर वो एरिया में जरा फर्म रहे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है, तो उससे शायद ओवरऑल अपना इससे फर्क पड़ा है कॉमन मैन के लिए, नो। जी सर, ये जब 2013 में रघुराम राजन ने अपना पद संभाला था, उस समय की जो स्थिति थी और आज जो भारतीय इकोनॉमी की स्थिति है, क्या बदलाव, क्या अंतर देखते हैं? सब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसमें फेवरेबल है, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, तो ऑल दोस इंडिकेटर्स आर फार बेटर देन what he generated. You can't give all the credit to him, but I think a lot of credit of all this goes to him also. जी, ये जो स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट जो आया सर, आपको लगता है कि बार बार इस तरह की बातें भी उठती हैं, खासकर पॉलिटिकल सर्कल से इस तरह की बात उठती है कि जो संकेत है वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा? अगर दुनिया की हम बात करें, विदेशों की बात करें, तो आपको लगता है कि वाकई ये सच है कि अगर रघुराम राजन को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई है तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं गया है? Sorry, I have to leave. I'm in the middle of something. Okay, I'll talk to you later. Okay, bye. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much talking to us. तो हर्ष हमारे साथ थे, चेयरमैन अमेरिको, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे हर्ष कि प्रकाश की अच्छा कदम इन्फ्लेशन को रोकने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए बहुत अच्छे रहे, और इकोनॉमी की स्थिति बेहतर हुई उनके 3 साल के कार्यकाल में। तो ये इस समय जाना वाकई शॉकिंग कहा जाएगा। जी बिल्कुल। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये होगी कि सरकार की सफाई किस तरह की होती है, क्योंकि सरकार का सफाई सरकार ने अभी कोई सफाई जारी नहीं की, तो इसमें देखना पड़ेगा कि सरकार किस तरह के बयान देती है और सरकार के बयान से निकलेंगे कि संदेश क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से इंडिया इंक रघुराम राजन के सपोर्ट में था, कॉर्पोरेट जगत की जो हस्तियां हैं, आप बाइट्स हम देख रहे हैं, लोगों की जो हम राय देख रहे हैं,
वो इस बात को लेकर काफ़ी हैरान है कि आखिर रघुराम राजन ने इस तरह का फैसला अप्रत्याशित रूप से क्यों लिया। तो कहीं ना कहीं जब अब हम अगले ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के सिचुएशन में जब क्योंकि आप देखिए पी चिदम्बरम ने, मनमोहन सिंह ने, पी चिदम्बरम ने हाल ही में बयान आया, उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है रघुराम राजन को डिजर्व नहीं करती है। जब इस तरह के कंट्रोवर्सी शुरू हुए जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने कई तरह के आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं क्योंकि माना जाता है कि रघुराम राजन का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है, जो उनका स्टांस होता है क्लियर होता है। तो ऐसे केस में अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, और क्या सरकार की तरफ से इनका कंसल्टेशन हुआ था, क्या सरकार ने कोई संकेत दिए हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने जरूरी हैं और तलाशे जाएंगे और सवाल पूछे भी जाएंगे सरकार से। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह की सफाई देती है। बिल्कुल, और जिस तरह से सपोर्ट आया है कांग्रेस की तरफ से, प्रकाश, यूपी के तमाम नेताओं ने खुलकर उनका सपोर्ट किया है। हालांकि आरबीआई गवर्नर का पद तमाम राजनीति से ऊपर होता है, किसी पार्टी से ऊपर होता है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं इस तरह की बात पेश करने की कोशिश हुई कि ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं या यूपीए के हैं? इस पे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ शरद यादव। परफॉर्मिंग एसेट हजारों रुपए का जिस पूंजीपति पर है एसआर, उसने यूपीए सरकार, एनडीए सरकार दोनों के समय जितने भी देश और इस देश के बारे में भारतीय देश की जो कैबिनेट है उसके मंत्री, जितने अफसर हैं बड़े बड़े, उनके सबके टेप लिए। एक और कारपोरेट है अंबानी, उसका भी उसने यानी टेपिंग किया है। इसलिए ये मामला गंभीर है, सरकार को तत्काल इसके ऊपर सब तरह से कार्रवाई करना चाहिए। सर, आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम फिर से बैक नहीं लेंगे अपना, तो क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं? इसलिए कि जो रघुराम राजन है वो भला आदमी है, और जिस तरह से बीजेपी में जो एमपी हैं और जो भाई जी थोड़ी देर ठहर जाए, जो बीजेपी में एमपी हैं या जो काफ़ी बीजेपी में सक्रिय लोग हैं, उन्होंने जो उनके ऊपर इस तरह का पहले कभी भी 70 वर्ष में ये काम नहीं हुआ, जो रघुराम राजन के ऊपर जो गवर्नर है उसके ऊपर, गवर्नर का मतलब एक स्वायत्त संस्था, देश भर का जो वित्तीय है, जो जनता का पैसा है बैंकों में, और देश का जो पूरा बजट है, पूरी महंगाई है, इन सबको देखने वाले आदमी का नाम। तो इसलिए एक स्वाभिमानी आदमी जो है वो क्या करेगा? तो क्या ये वही सुब्रमण्यम स्वामी का जो मामला था उसी को लेके? मैं कह रहा हूँ, बोले चाहे कोई, सरकार का जो सरकार की जो कैबिनेट होती है उसका काम है कि वो ठीक फैसला करे। ठीक है। तो शरद यादव, जेडीयू नेता, पॉलिटिकल रिएक्शन, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से हमला किया गया एक स्वाभिमानी इंसान के लिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान के लिए, ये फैसला जो है मुश्किल होता है, और ये कहीं ना कहीं उनके फैसले के पीछे एक बड़ी वजह बनी है। प्रकाश, आपने देखा कि पॉलिटिकल सर्कल से भी सपोर्ट मिल रहा है रघुराम राजन को, तो आपने जो बात कही थी भी थोड़ी देर पहले कि सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत दबाव होगा कि कैसे इस चीज़ को वो सामने रखती है, किस तरह से सफाई देती है, ये बड़ी बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। जी बिल्कुल, संकेत आप शरद यादव का बयान आप सुन रहे थे, ये संकेत दे रहा है इस बात का कि आने वाले टाइम में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, सरकार को सफाई देना पड़ेगा, क्योंकि एक मुद्दा मिल गया है विपक्ष को सरकार पे हमले करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने माहौल बनाया रघुराम राजन के खिलाफ में, उसका समर्थन, उसका विरोध विपक्षी पार्टियों ने किया था, और सरकार पे इस तरह के आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाया है कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उसको सरकार नष्ट करने का काम कर रही है। तो ऐसे में रघुराम राजन के इस तरह के इस फैसले के बाद जाहिर तौर पे सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, सरकार को सफाई देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अब क्या इसका इम्पैक्ट जीएसटी पे किस तरह का होता है, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि बाकी पार्टियों का समर्थन उसको मिलने जा रहा है। तो ऐसे में इस फैसले के बाद क्या जीएसटी पे भी कोई इम्पैक्ट होगा, ये भी इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। जी, तो बिल्कुल एक बड़ा फैसला है और बड़ा ऐलान है, बड़ा स्टेटमेंट आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की तरफ से कि वो दूसरे टर्म के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो वो फैसला कर सकती है, वो देश सेवा के लिए तैयार है। हमारे साथ मेहर भट्ट, जी बिजनेस डिप्टी एडिटर,
सर, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे और आपने कहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत शॉक्ड है। आपको भी लगता है कि ये सही समय नहीं था रघुराम राजन के जाने का? देखिए, रघुराम राजन के जाने का सही समय था या नहीं, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडियन इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए इस वक्त ये सही वक्त है एक नए गवर्नर के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। क्योंकि देखिए, एक ट्रांजिशन इस समय इकोनॉमी में भी चल रहा है। जैसे हम खुद भी जानते हैं कि एक तो मिस्टर राजन जो हैं, उन्होंने ना सिर्फ रेट कट किया या नहीं किया, ये मतलब उनका जो कार्यक्षेत्र है वो यहाँ तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहीं ना कहीं फंडामेंटली जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसको भी तब्दील करने की कोशिश की। एनपीए का जो पूरा उन्होंने जिस तरह से बीड़ा उठाया था कि बैंक्स को स्ट्रेस फ्री किया जाए, एनपीएस जो है उन्हें बाहर लाया जाए, इससे पहले किसी गवर्नर ने इतना बोल्डली एनपीएस को एडमिट करना और फिर उसे एड्रेस करना ये चीज़ें नहीं की थी। लेकिन अब क्या होगा कि सी देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। अब जो अगले गवर्नर आएंगे, क्या वो जो सबसे बड़ा फियर होगा आई थिंक मनी मार्केट में और स्टॉक मार्केट में, सुब्रमण्यम स्वामी इस बीच चलिए बोल रहे हैं, सुनते हैं। उसके लिए हिंदुस्तान सही जगह नहीं था, उसका नियत खराब था और अब वो अपने आप तय करके जा रहे हैं। मुझे इस पर और कुछ कहना नहीं है। जो मेरे कारण जो दिए थे सब वजनदार थे और यदि उनको समझ में आ गई कि उनको सेकंड टर्म नहीं मिलने वाला था और इसीलिए उन्होंने खुद बयान देकर तो सुब्रमण्यम स्वामी साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी नीयत साफ नहीं थी और उन्होंने अच्छा नहीं किया है। अब उनको मालूम था कि दूसरा टर्म नहीं मिलना है, इसलिए उन्होंने ये बयान देकर अपने को पाक साफ साबित करने की कोशिश की है। जी हाँ, लेकिन देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि एक्चुअली आज का जो मूव है उसके बाद मिस्टर राजन ने उन्होंने अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसमें वो विनर साबित होंगे। स्पेकुलेशन इसे लेकर चल रहा था कि उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलता या फिर जो समिति गठित की गई है सरकार की तरफ से वो किसी दूसरे गवर्नर का नाम सजेस्ट करती, तो उस सूरत में उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी उन्हें सेकेंड टर्म नहीं दिया गया। और या तो फिर ये आखिर तक ये स्पेकुलेशन चलते रहता कि उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब क्योंकि उन्होंने खुद ही पब्लिकली बोल दिया है कि मैं अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद ये करना चाहता हूँ, तो अब ये जो मॉरल प्रेशर है सरकार के ऊपर आ गया है कि उन्हें सेकेंड टर्म दे या नहीं दे, यानी जो भी होगा। और आप ऑलरेडी रिएक्शंस देखिए, खासकर कॉर्पोरेट्स के जो रिएक्शंस हैं, देखिए पॉलिटिकल कंपल्शन अपने अलग होते हैं। मतलब जो मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी के व्यूज़ थे उससे खुद बीजेपी में भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं थे जो रिलेट करते थे। और इनफैक्ट बीजेपी ने हमेशा अपना एक फासला बनाए रखा कि ये उनके निजी व्यू हैं, ये पार्टी का व्यू नहीं है, सरकार फैसला लेगी। इस तरह से मिस्टर मोदी ने खुद उनकी तारीफ भी की थी मिस्टर राजन की। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसे एक बड़ा ही क्लेवर मूव कहा जा सकता है फ्रॉम अ वेरी क्लेवर इकोनॉमिस्ट कि उन्होंने मना कर दिया, यानी अब जो भी जिम्मेदारी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे देश को मेरी जरूरत है या सरकार मुझे जब कहेगी तो तब उन्होंने दरवाजे खोले रखे तो मैं तैयार हूं सेवा के लिए। यानी अब पूरी जो नैतिक जिम्मेदारी वो सरकार पर, सबसे बड़ी चैलेंज सरकार के सामने ये होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी को फेस करना। क्योंकि एक तरफ हम ये मैसेज दे रहे हैं कि वी आर प्रो बिजनेस, हम बिजनेस को आसान बना रहे हैं, और एक इतने बड़े तबके के व्यक्ति का इस तरह से एग्जिट होना और उसमें सरकार कुछ भी नहीं कहती है या रोकने की कोशिश नहीं करती है, ये सरकार के लिए इट विल बी अ बिगर क्वेश्चन देन मिस्टर राजन। बिल्कुल, ये हम लोग थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे प्रकाश की सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी और किस तरह का संकेत बाहर जा रहा है। क्योंकि गवर्नर को लेकर इस तरह की कंट्रोवर्सी हमें तो नहीं याद पड़ता, आपको शायद बेहतर पता होगा, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी गवर्नर को लेकर इस तरह की लॉबिंग जहां पे वो खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन बाकी कॉर्पोरेट्स लॉबिंग कर रहे हो, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस। चलिए एक बार जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि मिस्टर राजन ने जब चार्ज लिया सितंबर 2013 में, तब से लेकर अब तक उन्होंने इंटरेस्ट रेट के फ्रंट पे और बैंकिंग क्षेत्र में क्या क्या बदलाव किए हैं। उसके बाद हमारे साथ और कई बड़े चेहरे जुड़ेंगे, उनसे हम बात करते हैं। रघुराम राजन दूसरी बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं बनना चाहते, यानी गेंद अब सरकार की कोर्ट में है कि राजन दूसरी बार गवर्नर बनेंगे या नहीं। रघुराम राजन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने तफसील से गवर्नर रहते अपने कामों का जिक्र किया है। इस खत में रघुराम राजन ने लिखा है कि वो वापस अकेडमी में जाना चाहते हैं। राजन ने कहा है, जैसे ही मेरा कार्यकाल खत्म होगा वैसे ही ये पद छोड़ दूंगा और अध्यापन के क्षेत्र में लौट जाऊंगा। जब भी देश को मेरी जरूरत होगी तब मैं देश की सेवा के लिए मौजूद रहूंगा।
बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार रघुराम राजन को पद से हटाने की बात कहते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने राजन को पद से हटाने को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने रघुराम राजन को अमेरिकी मानसिकता का व्यक्ति तक बता दिया था। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के दूसरे कार्यकाल को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजन की फिर से नियुक्ति को लेकर मीडिया को रुचि नहीं होनी चाहिए और ये मीडिया का काम नहीं है। हालांकि राजन के दूसरे टर्म को लेकर सियासत भी गर्माती दिख रही है। ये सरकार का फैसला होता है कि आरबीआई का गवर्नर कौन है। गवर्नर जो है उन्होंने सराहनीय काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मूलतः प्रोफेसर हैं, तो हो सकता है वो वापस टीचिंग में जाना चाहता हो। फ्री थिंकर भी हैं, उन्होंने कई तरह के अपने बयान भी वो देते रहते हैं। ये जरूर होता है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत जरूरी है कि वित्त मंत्री या भारत सरकार और आरबीआई के गवर्नर सेम पेज पे हों, एक तरह की विचारधारा, एक तरह से बातचीत करें, वो देश के लिए थोड़ा अच्छा होता है। ये तो इस सरकार में क्षमता थी नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था कि ये कह सकते कि हम उनको हटा देंगे। जब ये क्षमता नहीं थी तो फिर आप अपने लोगों को लगा दो, इस तरह से प्रताड़ित करो कि अगला अपने आप ही छोड़ जाए, और यही हुआ है। रघुराम राजन का 3 सालों का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी बेबाक राय के लिए चर्चा में रहे हैं, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था को अंधों में काना राजा बताना हो या फिर असहिष्णुता को लेकर दिया गया बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक रिपोर्ट और दिखा देते हैं आपको कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या बदलाव आया रघुराम राजन के कार्यकाल के दौरान। तो आप देख सकते हैं 20 सितंबर 2013 को 7.5% रेपो रेट, जो कि 0.25% बढ़ा। इसके अलावा 29 अक्टूबर 2013 को 7.75% था। ये उस टाइम की बात है जब उन्हें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था, जब वो ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ थी इन्फ्लेशन। जब उस समय चार्ज लिया ही था उन्होंने, 2013 की बात है। ये 0.8% करीब था रेपो रेट। और 2014 की बात करें 28 जनवरी तो रेपो रेट 8% और इसमें 0.25% का चेंज था। 15 जनवरी 2015 को भी 0.8% डाउन हुआ करीब 0.25%। अभी 4 मार्च 2015 को 7.5% था, उसमें भी गिरावट हुई करीब 0.25% की। तो ये रघुराम राजन के कार्यकाल के दौरान रेपो रेट हम आपको दिखा रहे हैं। 2 जून 2015 को 7.25% था। तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं रेपो रेट में किस तरह का बदलाव हुआ रघुराम राजन के कार्यकाल के दौरान। और आपको आलोक चूड़ीवाला का रिएक्शन सुनाते हैं, मेंबर बीएससी, उनका क्या कहना है। अंकुर, this is some sort of a setback as far as sentimental international sentiment is concerned, because Mr. Rajan has been the poster boy amongst governors, RBI governors, and internationally he is very well regarded. Yes, I think there will be some sort of a setback, but that said, finally it is the institutions that reign supreme, and we've had many great governors in the past. Mr. Rajan will join their league of being a great governor in the past, and we look forward to welcoming whoever the new governor is. Unfortunately, in our country, almost everything gets weighed on the scale of politics. So while there may be some element of politics in this finally, but the decision lies with Mr. Rajan. And well, the government on its part, I don't know whether it has articulated whether it would like to continue or not continue. While he does refer that he has discussed with the government his plans, I think we leave that at that, whether and we look forward to the coming times. सर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात करते कि उनका जो सक्सेसर होगा उसके लिए भी चुनौती बड़ी होगी, लेकिन आपको लगता है कि एक रोड मैप जो है वो कहीं ना कहीं रघुराम राजन ने सेट कर दिया है, तो जो मुश्किल है वो कुछ ना कुछ आसान हो जाएगी। ये बिल्कुल, देखिए एक्चुअली वैसे भी क्या है कि अब आरबीआई, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो अब क्योंकि एक नई बॉडी भी बनी है जो कि आरबीआई के साथ साथ जो कि एक क्वासी गवर्नमेंट बॉडी है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी,
जिसमें आरबीआई की नुमाइंदगी भी है लेकिन साथ ही सरकार के भी। तो आरबीआई का जो कार्य क्षेत्र है वो खुद ही एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है इस समय, क्योंकि वो जो अगली जो इनफैक्ट पॉलिसी है उस पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी छाप होगी, जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी होंगे अलॉन्ग विथ आरबीआई। तो अब अगले जो भी सक्सेसर आएंगे उनको एक तरफ कंटिन्यूएशन का चैलेंज होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये जो नया फ्रेमवर्क इमर्ज हुआ है आरबीआई के काम का, उसमें भी तालमेल बैठाना होगा। एंड देन तीसरी जो सबसे बड़ी चैलेंज होगी वो इतने बड़े शूज़ को फिल करना कि आप जब आपके जो प्रीडेसेसर हैं वो अगर रघुराम राजन जैसे हो तो उसके बाद जो अगला गवर्नर आता है उसके लिए वैसे ही थोड़ी चुनौती बड़ी हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप देखिए आरबीआई गवर्नर्स के मामले में अक्सर मुझे याद है कि 2008 के क्राइसिस से पहले डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे आरबीआई गवर्नर। चलिए हमारे साथ इस बीच एक बहुत ही बड़े जानकार जुड़े हैं, हमारे साथ श्री वल्लभ भंसाली जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। मिस्टर भंसाली, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मिहिर हियर। सर, सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? बिकॉज आई थिंक रादर देन लेटिंग द स्पेकुलेशन बी देयर, मिस्टर राजन ने खुद ही बड़ा ग्रेसफुली अपने आप ही कह दिया कि मुझे सेकंड टर्म नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब जब देश को ज़रूरत पड़ेगी या सरकार उन्हें रिक्वेस्ट करेगी, ही इज़ विलिंग टू सर्व द कंट्री। सो ही हैज़ केप्ट द डोर ओपन बट ही हैज़ मेड अप हिज माइंड समवेयर। क्या ये माना जाए इस बयान के बाद? हाँ बिल्कुल। क्या है कि एक बात हमें समझनी होगी कि वो इस देश में नहीं रहते थे, इस देश में उन्होंने काम नहीं किया, वो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर थे, तो वो एक अलग माहौल से आए थे और मेरे ख्याल से उनके जैसे यंग और टैलेंटेड लोगों के लिए जिंदगी में कई मुकाम होते हैं। मेरे ख्याल से उनको अपने मुकाम की कोई प्लानिंग करनी थी, जिसके लिए वो शायद सरकार के डिसीजन की राह नहीं देख पाए और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। तो थोड़ा अचानक सा जरूर लगा, लेकिन राजन साहब इतनी बड़ी हस्ती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही वो सोचेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन मिस्टर भंसाली, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप तो खुद इतने समय से ना सिर्फ कैपिटल मार्केट को बल्कि पूरी देश की इकोनॉमी को भी देख रहे हैं। पहली बार किसी आरबीआई गवर्नर के लिए इंटरनेशनली, नेशनली, कॉर्पोरेट मार्केट सभी जगह से एक मत था कि नहीं, इनका रहना ज़रूरी है। इवन मिस्टर रेड्डी हैड हिज ओन शेयर ऑफ डिबेट। जब वो रेट हाइक कर रहे थे 2008 के क्रैश से पहले, कई लोग उनसे सहमत नहीं थे, बट मिस्टर राजन के लिए यूनानिमसली सारे लोग एक मत थे। एज एन ऑब्जर्वर ऑफ दिस होल सिचुएशन, आपको क्या लगता है, क्या सरकार को पहले जब मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से इतने एलिगेशंस हो रहे थे, was it expected from the government that they should have taken a bold stance maybe and said something in his support rather than always distancing itself from Mr. Swami's statement and saying कि सरकार अपना फैसला खुद लेगी? देखिए सर, मैं नहीं समझता कि सरकार को कैसे काम करना या नहीं करना मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरी कॉमन सेंस इतना कहती है कि सरकार इंडिविजुअल पोजीशन के बारे में जल्दी से नहीं बोलेगी। वो इतना ही कह पाएगी कि भाई हाँ, हम इसके, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। और कहते तो यही थे कि ये तो सरकार के नजदीक थे, खास करके पीएम के नजदीक थे राजन साहब, ऐसा बहुत सारे लोग मानते थे। इसलिए सरकार की तो कोई कठिनाई होगी या सरकार उन्हें भेजना चाहती थी इतना जल्दी बिना सोचे, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। बाकी वस्तु स्थिति तो कौन जाने। और ये जो बात रही कि दुनिया के अंदर यूनानिमस थे, तो जो जिसको कहते हैं कि दबंग लोग होते हैं, ओरिजिनल लोग होते हैं, वो अपनी पॉपुलैरिटी से अफेक्ट और इन्फ्लुएंस और स्वे नहीं होते हैं। मोदी जी भी वैसे हैं और राजन साहब भी वैसे हैं। इस बीच ये अपना रास्ता खुद चुनते हैं, अपने वक्त से चलते हैं, अपने टर्म्स पे चलते हैं। तो पॉपुलैरिटी, मतलब ये यूनानिमिटी तो अब मेरे ख्याल से मिसलीडिंग है। वी कैन नॉट गो बाय दैट। मार्केट में कॉन्ट्रेरियन प्ले तो कई होते रहते हैं। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स ऑल राइट। वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। लेकिन सर, मैं आपको एक अभी मिस्टर जेटली ने ट्वीट किया है और ये काफ़ी हद तक इंडिकेटिव है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, द गवर्नमेंट अप्रिशिएट्स द गुड वर्क डन बाय हिम एंड रिस्पेक्ट्स हिज डिसीजन। अ डिसीजन ऑन हिज सक्सेसर वुड बी अनाउंस्ड शॉर्टली। डॉक्टर राजन हैज़ अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू गो बैक टू एकेडमिक्स एट द एंड ऑफ हिज करंट असाइनमेंट। यानी इन्होंने, मिस्टर जेटली ने इनडायरेक्टली ये चीज़ कह दी है, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली ही कह दी है कि अब इन्हें सेकेंड टर्म नहीं मिलेगा और सरकार जो फैसला मिस्टर राजन ने लिया है उसका आदर करती है, उसका सम्मान करती है, उन्होंने जो काम किया उसका भी सम्मान करती है। अब सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रैजेक्टरी पे इस समय आरबीआई था, एक ट्रांजिशन के फेज से आरबीआई भी गुजर रहा है, देश की इकोनॉमी भी गुजर रही है।
एंड देयर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स ग्लोबली इस समय। ऐसे में एक नर्वसनेस आप करेंसी मार्केट में या इंडियन मार्केट में या फिर इकोनॉमी में कुछ हद तक देख रहे हैं क्या, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म? आरबीआई गवर्नर मतलब राजन साहब ने जितनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी और जितने इनिशिएटिव्स लिए थे, इसलिए एक अनसर्टेनिटी तो थोड़ी सी एक बार मन में महसूस जरूर होगी। लेकिन देश इतना बड़ा है, इसमें रोजाना इतने सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स के चेंज होते रहते हैं और मार्केट और इकोनॉमी दुनिया की चलती रहती है। तो मार्केट का स्वभाव ही है कि वो मार्केट टेक थिंग्स इन देयर स्ट्राइड एंड मूव ऑन। So I think they will take this also in their stride and move on. Yes, one will hope that positive policies will be continued or improved upon. So मुझे नहीं लगता कि क्योंकि देश का पूरा मेहर भैया, पूरे देश का माहौल अभी आगे बढ़ने का है, रिफॉर्म करने का है। तो उसके लिए भी ये इजी है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, देश माहौल है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी नीतियों में आएगा। मेरे ख्याल से जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा और नए लोग आते हैं, वो अपनी ओरिजिनलिटी लेके आते हैं। तो मैं तो आशान्वित ही रहता हूँ, मुझे नहीं पता कौन आएगा, लेकिन आशान्वित रहना ही मार्केट वालों के लिए मुनासिब है। बट ये जरूर होगा। मेरे सहयोगी ब्रिजेश है मेरे साथ, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। एक सवाल बंसाली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जैसे कि अभी मेहर ने जेटली का ट्वीट पढ़ के बताया कि सरकार ने मंशा साफ कर दी है कि दे आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू विद रघुराम राजन। तो आपको लगता है कि आज जो स्टेटमेंट दिया है रघुराम राजन ने, तो सरकार का काम आसान कर दिया? जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, सरकार पर भी प्रेशर था कि दूसरा टर्म दिया जाए या ना दिया जाए, उन्होंने कहीं ना कहीं उनका रास्ता आसान कर दिया। मैं नहीं समझता हूं कि रास्ता आसान वाली बात है, लेकिन देश की सरकार है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे जाना है और वो चिट्ठी वगैरह लिख दे, उनकी चिट्ठी पब्लिक में ऑलरेडी घूम रही है, उसके बाद सरकार के भी कोई विकल्प नहीं रहता है कि भाई वो कहे कि नहीं आप मत जाइए, आप रुकिए। वो सारी बातें पहले होती है और अभी तो 3 महीने 2.5 महीने बाकी थे उनके टर्म पूरे होने को। उसके पहले ऐसी चिट्ठी आ जाए तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो सरकार के लिए रास्ता साफ हो गया, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चलिए सर, एक आखिरी सवाल होगा आपसे, क्योंकि whoever has to fill his boots, you know, because वो एक तरफ पॉपुलर भी उतने थे, दूसरी तरफ उतने सम्मानित भी हैं इंटरनेशनली ऑल्सो एज एन इकोनॉमिस्ट। और ये जो एक नया फ्रेमवर्क इमर्ज हो रहा है, चाहे वो आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फ्रेमवर्क हो, एनपीएस को लेकर उन्होंने जो बदलाव किए मिस्टर राजन ने, और जिस तरह से एटलीस्ट ही मेड बैंक्स एडमिट that yes there are problems with our balance sheet, और साथ ही कुछ जो रिस्ट्रक्चरिंग के नियमों में उन्होंने बदलाव किए, चाहे वो 5/25 रूल हो या इस तरह की अलग अलग चीज़ें। आई थिंक सबसे क्रिटिकल चीज़ क्या होगी? द कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी दैट ही हैज़ इनिशिएटेड ऑफ ईजिंग द बिजनेस एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर बैंक्स टू सर्वाइव रादर देन गेटिंग अंडर दिस कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ डेट एंड एनपीएस। ये सबसे अहम चीज़ होगी जो शायद देखना चाहेगा इस समय इंडिया इंक। मेरे ख्याल से सारी चीजें अहम है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अनसर्टेनिटी है। तो हमारे लिए करेंसी मैनेजमेंट भी है, इन्फ्लेशन भी है, एनपीए मैनेजमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सेक्टर, रिकैपिटलाइजिंग देम, अपॉइंटिंग मैनेजमेंट। आई थिंक ऑल द इनिशिएटिव्स आर इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बिकॉज ही वाज नॉट अ ब्यूरोक्रेट, ही वाज अ बोल्ड एकेडमिशियन। सो आई थिंक वी हैवंट सीन एनीवन टेक ऑन एज मेनी थिंग्स and move on them. There have been criticisms and there may have been gaps also, but it's a part of a day's work. So I think राजन साहब ने जो कुछ किया है, एक नया रास्ता दिखाया है, और जो भी नया व्यक्ति अगर ढंग का आता है, थोड़ा भी ढंग का आएगा, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा काम ही करेगा। ये बात जरूर है कि जिस किस्म की एकेडमिक ब्रिलियंस राजन साहब लाए थे, वैसे तो दुनिया में ही उनके जैसे बहुत कम लोग हैं। तो वो तो एक क्षति, जो ब्रिलियंट एकेडमिशियन थे, ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट थे, अब कौन आता है वो तो देखना होगा। बाकी जहां तक नीतियों का सवाल है, मुझे कोई बड़ा डाउट नहीं लगता है कि वे वैसी ही जारी रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड वी अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो वल्लभ भंसाली हमारे साथ जुड़े हुए